हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शिवालिक स्टडी अड्डा पर। मैं महिमा त्रिवेदी आज एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुई हूँ, जिसमें हम लोग UPHESC द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी का 2021 का पेपर सॉल्व करेंगे, जिसमें हम प्रश्नों की विस्तृत व्याख्या को भी देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, अल नीनो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? पहला, अल नीनो एक ठंडी समुद्री धारा है। दूसरा, यह दिसंबर माह में क्रिसमस के आसपास प्रशांत महासागर में पेरू तट पर प्रकट होती है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों, विकल्प डी ना तो एक ना तो दो। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प दो, केवल दो। यहाँ पर देख लेते हैं, अल नीनो एक ठंडी नहीं बल्कि गर्म समुद्री धारा है और यह दिसंबर माह में क्रिसमस के आसपास प्रशांत महासागर में पेरू तट पर प्रकट होती है। यही कारण है इसे क्राइस्ट चाइल्ड भी कहा जाता है। यीशु शिशु या फिर क्राइस्ट चाइल्ड के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में कौन सी मृदा पोटास में समृद्ध है लेकिन फास्फोरस की कमी होती है? विकल्प ए काली मृदा, विकल्प बी लाल और पीली मृदा, विकल्प सी जलोढ़ मृदा, विकल्प डी लैटेराइट मृदा। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प सी जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा में पोटास, फास्फोरिक एसिड, चूना की अधिकता पाई जाती है, जबकि नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा ह्यूमस की कमी पाई जाती है। जलोढ़ मृदा में पोटास, फास्फोरिक एसिड और चूने की मात्रा अधिक होती है, जबकि उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प सी जलोढ़ मृदा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत दर्रा लद्दाख पर्वत श्रेणी में स्थित है? विकल्प ए बनिहाल, विकल्प बी खारदुंगला, विकल्प सी फोटुला, विकल्प डी जेलेपला। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प बी खारदुंगला। खारदुंगला दर्रा जो है ये लद्दाख के लेह जिले में स्थित है और इसके अतिरिक्त चांगला दर्रा, कराकोरम दर्रा तथा जोजिला दर्रा ये भी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। ये तीनों और खारदुंगला दर्रा यह लद्दाख पर्वत श्रेणी में स्थित है। अन्य देख लेते हैं। बनिहाल दर्रा जो है ये पीर पंजाल श्रेणी में जम्मू कश्मीर में स्थित है। फोटुला दर्रा जो है लद्दाख के जास्कर श्रेणी में स्थित है। लद्दाख के जास्कर श्रेणी में स्थित है और जेलेपला जो है यह सिक्किम राज्य में डोंगेक्या श्रेणी में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, संपूर्ण ग्लोब के लिए गोल प्रक्षेप में भूमध्य रेखा की लंबाई कितनी बड़ी बनाई जाती है? विकल्प ए भूमध्य रेखा की वास्तविक लंबाई के बराबर, विकल्प बी 45 डिग्री अक्षांश रेखा की लंबाई के बराबर, विकल्प सी भूमध्य रेखा के वास्तविक लंबाई की आधी, विकल्प डी 60 डिग्री अक्षांश रेखा की लंबाई के बराबर। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प बी 45 डिग्री अक्षांश रेखा की लंबाई के बराबर। गोल प्रक्षेप में भूमध्य रेखा सहित प्रत्येक अक्षांश वृत्त को 45 डिग्री के अक्षांश वृत्त के बराबर लंबाई वाला बनाया जाता है। यहाँ क्वेश्चन में पूछ रहा है भूमध्य रेखा की लंबाई कितनी बड़ी बनाई जाती है, तो भूमध्य रेखा की लंबाई 45 डिग्री अक्षांश रेखा की लंबाई के बराबर बनाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5,
सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। सूची 1 में खनिज दिया हुआ है और सूची 2 में भारत के खदान क्षेत्र दिए हुए हैं। ए विकल्प ए में तांबा दिया हुआ है, बी लौह खनिज, सी जस्ता, डी सोना। आइए इसको मिलान करते हैं। तांबा जो है ये खेतड़ी राजस्थान में पाया जाता है। लौह खनिज बादाम पहाड़ी यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। जस्ता जावर की खाने यह भी राजस्थान में है। और सोना हट्टी ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। यह स्वर्ण उत्पादन के लिए विश्व भारत में सबसे अधिक उत्पादन स्वर्ण उत्पादन जो है वो इसी खान में कोलार हट्टी कर्नाटक राज्य में इन्हीं खानों में होता है। तो यहाँ पर मिलान कर लीजिए। ए का 3, बी का 2, सी का 4 और डी का 1। सही आंसर है इसका विकल्प डी। सॉरी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्रिस्टॉलर के केंद्रीय स्थल सिद्धांत में K7 पदानुक्रम का निर्धारण किस नियम के अनुसार होता है? विकल्प ए बाजार, विकल्प बी परिवहन, विकल्प सी प्रशासन और विकल्प डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प सी प्रशासन। क्रिस्टॉलर महोदय ने 1933 में सेंट्रल प्लेस थ्योरी केंद्र स्थल सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जिसमें उन्होंने के मूल्यों को बताया था। उन्होंने K3, K4 और K7 बताए थे। K3 जो है ये आपका मार्केट प्लेस को रिप्रेजेंट करता है, K4 जो है ये आपका ट्रांसपोर्ट को करता है और K7 जो है ये आपका प्रशासन को दिखाता है। यहाँ पर सही आंसर जो पूछ रहा है K7 तो प्रशासन होगा यहाँ पर विकल्प सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन वर्णक्रम सुदूर संवेदन तकनीकी में निर्वनीकरण का पता लगाने के लिए सबसे उपयुक्त होता है? विकल्प ए तापीय अवरक्त, विकल्प बी है दृश्य वर्णक्रम 0.4 म्यू, विकल्प सी है दृश्य वर्णक्रम 0.5 म्यू, विकल्प डी फॉल्स कलर कंपोजिट। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प डी फॉल्स कलर कंपोजिट। फॉल्स कलर कंपोजिट जो है ये रिमोट सेंसिंग में एक ऐसी छवि है जो प्राकृतिक रंगों का उपयोग नहीं करती। प्राकृतिक रंगों का उपयोग किए बिना ही इंफ्रारेड और विजिबल बैंड का उपयोग करती है। प्राकृतिक रंगों का उपयोग किए बिना विजिबल बैंड और इंफ्रारेड का उपयोग करती है। इसका उपयोग जो होता है मुख्य रूप से क्यों किया जाता है देख लेते हैं। विशिष्ट विशेषताओं को उजागर करने के लिए, जैसे वनस्पति मानचित्रण में, शहरी क्षेत्रों का पता लगाने के लिए, पर्यावरण निगरानी में, और कृषि और शहरी नियोजन में और साथ ही साथ भूवैज्ञानिक अध्ययनों में भी इसका उपयोग किया जाता है। भूवैज्ञानिक अध्ययनों में इसका उपयोग किया जाता है। एक बार फिर से समझ लेते हैं। फॉल्स कलर कंपोजिट जो होता है ये एक ऐसी छवि है, रिमोट सेंसिंग में एक ऐसी छवि है जो प्राकृतिक रंगों का उपयोग किए बिना ही इंफ्रारेड और विजिबल बैंड का उपयोग करती है। और इसका उपयोग रिमोट सेंसिंग में वनस्पतिक मानचित्रण, शहरी क्षेत्रों का पता लगाने, पर्यावरण निगरानी, कृषि शहरी नियोजन और भूवैज्ञानिक अध्ययनों में किया जाता है। तो यहाँ पर देखना आप वनस्पतिक मानचित्रण में, तो यहाँ पर पूछ रहा है निर्वनीकरण, डिफॉरेस्टेशन जिसको कहते हैं, उसका पता लगाने के लिए फॉल्स कलर कंपोजिट का प्रयोग किया जाता है।
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन एक द्विचरीय बाइवेरिएट कोरिलेशन विधि नहीं है? बाइवेरिएट जिसमें दो चर होते हैं, जैसे एक्स वाई दो चर होते हैं, तो यहाँ पर पूछ रहा है कौन से बाइवेरिएट कोरिलेशन विधि नहीं है। विकल्प ए है कार्ल पियर्सन की गुणांक विधि, विकल्प बी है स्पीयरमैन कोटी सहसंबंध, विकल्प सी है आंशिक सहसंबंध विधि और विकल्प डी है न्यूनतम वर्ग विधि द्वारा अगणित सहसंबंध विधि। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प सी आंशिक सहसंबंध विधि। ये जो है ये द्विचरीय सहसंबंध विधि नहीं है, जबकि कार्ल पियर्सन का गुणांक विधि, स्पीयरमैन कोटि सहसंबंध विधि, न्यूनतम वर्ग विधि ये जो है ये द्विचरीय है। और इनके अतिरिक्त आप और नोट कर लीजिए, जैसे संगामी विचलन विधि, इंग्लिश में इसको कहते हैं कॉन्करेंट डेविएशन मेथड, संगामी विचलन विधि, ये भी बाइवेरिएट कोरिलेशन है। और स्कैटर डायग्राम जो प्रकीर्ण आरेख ये भी द्विचरीय सहसंबंध विधि के अंतर्गत ही आते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। वितरण में असमानता प्रदर्शित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन एक सर्वाधिक उपयुक्त होता है? विकल्प ए लॉरेंज वक्र, विकल्प बी है दंडारेख, विकल्प सी चक्रारेख, विकल्प डी सम्मान रेखा। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प ए, काफी इजी है। लॉरेंज वक्र जो है ये आय तथा धन, आय और धन में असमानता को, आय और धन की असमानता को प्रदर्शित करने वाला एक ग्राफिकल प्रतिनिधित्व है, जो हम कह सकते हैं लॉरेंज वक्र। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। भारतीय उपग्रह भू निरीक्षण उपग्रह 3 जो एक सुदूर संवेदी उपग्रह है कब प्रक्षेपित किया गया? ये उस समय करंट का क्वेश्चन था, ये अब इसका कोई मतलब नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर कथन दिया हुआ है और कारण दिया हुआ है। कथन में है सुदूर संवेदन एवं भौगोलिक सूचना तंत्र दोनों ही स्थानिक महत्व के तत्वों के विश्लेषण से संबंधित है। कारण है सुदूर संवेदन और भौगोलिक सूचना तंत्र स्थानिक आंकड़ों के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। इस प्रश्न का सही आंसर विकल्प ए है। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। देखिए सुदूर संवेदन जो है रिमोट सेंसिंग और जीपीएस भौगोलिक सूचना तंत्र जो है दोनों ही स्थानिक महत्व के तत्वों के विश्लेषण से संबंधित है और दोनों ही तंत्र जो है भौगोलिक सूचना तंत्र और सुदूर संवेदन दोनों ही स्थानिक आंकड़ों के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। इस प्रकार से कथन और कारण दोनों ही सही है और कारण जो है वो कथन की व्याख्या करता है। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12। कार्टोग्राफी के निम्नलिखित विधियों में से किसमें अंतर्वेशन क्या होता है? इंटरपोलेशन जिसे हम कहते हैं, इंटरपोलेशन का प्रयोग किया जाता है। विकल्प ए है वर्ण मात्र विधि, विकल्प बी है सम्मान रेखा विधि, विकल्प सी है वर्ण वर्णिकता विधि और विकल्प डी है वर्ण प्रतीकी विधि। वर्ण प्रतीकी है ये, यहाँ पर इंग्लिश से पढ़ के बता देता है आपको। वर्ण मात्री जिसे हम कोरोप्लेथ कहते हैं, कोरोप्लेथ मेथड और आइसोप्लेथ मेथड है ये कोरोक्रोमेटिक मेथड और कोरोस्केमेटिक मेथड। तो यहाँ पर पूछ रहा है किस विधि में इंटरपोलेशन होता है, अंतर्वेशन होता है? तो इसका सही आंसर है विकल्प बी सम्मान रेखा विधि, जिसे हम आइसोप्लेथ मेथड कहते हैं। आइसोप्लेथ मेथड में इंटरपोलेशन का यूज किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन एक संभाव्य प्रतिचयन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग हेतु प्रतिचयन तकनीकी का सही क्रम है? विकल्प ए है क्रमबद्ध अंश स्वदेश स्तरीकृत, विकल्प बी है दैव स्तरीकृत क्रमबद्ध गुच्छित, विकल्प सी है दैव अंश गुच्छित स्तरीकृत और विकल्प डी है स्तरीकृत स्वदेश दैव और अंश। इस प्रश्न का राइट आंसर है विकल्प बी, जिसमें हम इंग्लिश में देखते हैं ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में जो आता है वो है उसका जो यहाँ पर पूछ रहा है संभाव्य प्रतिचयन हेतु
कौन सी तकनीक का सही क्रम है, कौन सी हम तकनीकी को यूज़ करते हैं, तो इसमें है रैंडम, स्ट्रैटिफाइड, सिस्टमेटिक और क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर सैम्पलिंग जो है ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंतर्गत आती है। और नॉन प्रोबेबिलिटी में आपका आएगा जैसे कोटा है, कोटा नॉन प्रोबेबिलिटी में आता है। स्नोबॉल है और परपोजिव है, परपोजिव सैम्पलिंग है, जजमेंटल सैम्पलिंग है। ये सब जो है आपके आते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी में। प्रोबेबिलिटी में आपका आता है रैंडम, स्ट्रैटिफाइड, सिस्टमेटिक और क्लस्टर। इसका विकल्प जो बी है वो सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। इसमें भी कारण दिया, कथन और कारण दिया हुआ है। ए है गतिमान बर्फ का वेग क्षेत्र की ढाल, क्षेत्र की ढाल, प्रवणता तथा हिमानी के बर्फ की मोटाई के साथ बढ़ता जाता है। सही है ये। फिर कारण जो दे रहा है, बर्फ की कम गहराई और घाटियों के भित्तियों और तली के नीचे घर्षण से वेग कम हो जाता है। ये भी सही है। दोनों ही, कथन भी सही है और कारण भी सही है, लेकिन कथन कारण की व्याख्या नहीं करता है, क्योंकि एक जगह आपका वेग कम की बात हो रही है और एक जगह वेग अधिक बढ़ने की बात हो रही है। इसलिए ये इसकी व्याख्या, कारण जो है कथन की व्याख्या नहीं करता है, लेकिन दोनों ही सही है। तो इसका राइट आंसर जो है विकल्प बी होगा। ए तथा आर दोनों सत्य है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में टेक्टोनिक प्लेट्स दी हुई है और सूची 2 में उनकी अवस्थिति दिया हुआ है, लोकेशन दी हुई है। तो ए जो है नाज़का प्लेट है, ये नाज़का नहीं, नाज़का प्लेट, नाज़का प्लेट। बी है स्कोशिया प्लेट, सी है कोकोस प्लेट और डी है जुआन डे फूका प्लेट। यहाँ पर चलिए मिलान करते हैं इनको। विकल्प नाज़का प्लेट जो है ये दक्षिण अमेरिकी और प्रशांत प्लेटों के बीच है। नाज़का प्लेट दक्षिण अमेरिकी और प्रशांत प्लेटों के बीच, और स्कोशिया प्लेट जो है ये आपकी दक्षिण अमेरिका प्लेट के दक्षिण में, दक्षिण अमेरिकी प्लेट के दक्षिण में। कोकोस प्लेट जो है ये कैरेबियन और प्रशांत प्लेटों के बीच में। जुआन डे फूका प्लेट जो है ये आपका प्रशांत और उत्तरी अमेरिकी प्लेट के बीच में। इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। देखिए पूछा भी गया है ये, और नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम में भी पूछा गया है ये टेक्टोनिक प्लेट जो है उनकी अवस्थिति को। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसे ज़रूर याद रखिएगा। एक बार फिर से देख लिए। नाज़का प्लेट जो है दक्षिण अमेरिकी और प्रशांत प्लेटों के बीच में। स्कोशिया प्लेट जो है दक्षिण अमेरिकी प्लेट के बीच में। कोकोस प्लेट जो पाई जाती है वो कैरेबियन और प्रशांत प्लेटों के बीच में। जुआन डे फूका प्लेट जो है प्रशांत और उत्तरी अमेरिकी प्लेटों के बीच में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। नदी घाटियों जो प्रारंभिक अनुवर्ती अपवाह के समान दिशा में प्रवाहित होती है, परंतु आगे निचले स्थलाकृतिक स्तर पर नए आधार स्तरों के संदर्भ में विकसित होते हैं, ऐसी घाटियों को क्या कहा जाता है? विकल्प ए नवानुवर्ती घाटी, विकल्प बी प्रत्यानुवर्ती घाटी, विकल्प सी है अक्रमवर्ती घाटी और विकल्प डी है परवर्ती घाटी। इस प्रश्न का सही आंसर जो है विकल्प ए नवानुवर्ती घाटी। यहाँ पे पूछ रहा है प्रारंभिक अनुवर्ती अपवाह जो होता है, जिसे हम कहते हैं कॉन्सिक्वेंट जो धारा होती है, या मास्टर रिवर जो होता है, ये आपकी कॉन्सिक्वेंट है, कॉन्सिक्वेंट रिवर। और कॉन्सिक्वेंट रिवर से जो मिलती है समकोण बनाते हुए, इसे कहते हैं सब्सिक्वेंट रिवर। सब्सिक्वेंट रिवर में ही जो कॉन्सिक्वेंट रिवर की दिशा के समान ही प्रवाहित होती है, इस रिवर को, इस धारा को रिसीक्वेंट कहते हैं, रिसीक्वेंट रिवर। और एक उल्टा प्रवाह जो होता है इसे कहते हैं ऑब्सिक्वेंट। यहाँ पर पूछ रहा है अपवाह की समान दिशा में प्रवाहित होती है, तो कौन सी है? रिसीक्वेंट।
नवानुवर्ती, जिसे हिंदी में नवानुवर्ती कहते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया चट्टानों के पुनरावृत्तिक गीलेपन और सूखने के कारण होती है? विकल्प ए है स्लैकिंग, विकल्प बी है सीटिंग, विकल्प सी है स्पालिंग और विकल्प डी है फ्लैकिंग। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प ए स्लैकिंग। स्लैकिंग क्या होता है? जब बार बार चट्टानों का गीलापन, गीला होना और पुनः सूखना, इस क्रिया के कारण जो अपक्षय होता है, इसे ही स्लैकिंग कहते हैं। स्लैकिंग इज द प्रोसेस ऑफ अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग। और अन्य देख लेते हैं हम। सीटिंग क्या होता है? सीटिंग जो होता है जब दाब मुक्ति के कारण चट्टानों में जब दाब की कमी होती है, दाब मुक्ति के कारण चट्टानों के विघटन होना और अपदलन होना, इस प्रक्रिया को सीटिंग कहा जाता है। स्पालिंग देख लेते हैं। स्पालिंग क्या होता है? स्पालिंग भी एक कॉमन मैकेनिज्म है रॉक वेदरिंग का, स्पालिंग। और फ्लेकिंग क्या होता है? फ्लेकिंग जो है ये मुख्य रूप से रेगिस्तानी में होता है, रेगिस्तानी भागों में होता है, रेगिस्तान में पाया जाता है या रेगिस्तान में ये अपक्षय होता है। इसमें क्या होता है? जब चट्टान के ऊपरी तथा नीचे वाले भाग में विभिन्न दर से गर्म होते हैं। कोई चट्टान है, इसका ऊपरी भाग विभिन्न दर से गर्म है, कुछ अलग उसकी दर है गर्म होने की, और जो नीचे वाला भाग है उसकी अलग दर है गर्म होने की। तो इसी प्रकार से जब इनमें अंतर हो जाता है तो ये इनमें अपदलन स्टार्ट हो जाता है। इस प्रक्रिया को ही फ्लेकिंग कहा जाता है। और यहाँ पे जो बोल रहा है गीलेपन और सूखने के कारण जो अपक्षय होता है वो होता है स्लैकिंग। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। अंतर्जात बल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? विकल्प ए भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट जैसी आकस्मिक घटनाएं अंतर्जात बलों द्वारा उत्पन्न होती है। विकल्प 2 है उत्संवलन और कथन 2 है उत्संवलन और असंवलन तनाव बलों द्वारा उत्पन्न होते हैं। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव करना है। विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी है 1 और 2 दोनों, विकल्प डी है ना तो 1 ना तो 2। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प ए केवल 1। यहाँ पर देख लेते हैं भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट जैसी जो अंतर्जात विस्फोट जैसी जो क्रियाएं हैं वो आकस्मिक बल द्वारा, अंतर्जात बलों द्वारा आकस्मिक घटनाएं हैं। भूकंप और ज्वालामुखी जो है ये आकस्मिक घटनाएं अंतर्जात बल द्वारा उत्पन्न होती है, जबकि उत्संवलन और असंवलन जो है ये तनाव बल के द्वारा नहीं होता। तनाव बल से आपका भ्रंश का निर्माण होता है और ये फोल्ड द्वारा होता है, वलन द्वारा। उत्संवलन और असंवलन जो है ये वलन द्वारा इनका निर्माण या इनकी उत्पत्ति होती है। इस प्रकार से इसका जो सही आंसर है केवल 1। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? अपर्दन के कारक इधर दिए हुए हैं और दूसरी तरफ आपका स्थलाकृति दी हुई है। विकल्प ए है नदी। अवनमन कुंड सही है। अवनमन कुंड का निर्माण करती है नदी, जिसे जलगर्तिका भी कहा जाता है। जलगर्तिका। हिमनद द्वारा टॉर्न या सार्क झील का निर्माण होता है, यह भी सही है। विकल्प सी पवन। पवन द्वारा वात छिद्र का निर्माण नहीं होता है। वात छिद्र का निर्माण जो होता है ये सागरीय तरंगों द्वारा, सागरीय तरंगों द्वारा। देखिए मिलता जुलता वर्ड है। पवन से जो बनता है वो वात गर्त बनता है, कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है। पवन द्वारा जो निर्मित होती है इसलिए कहते हैं वो वात गर्त होती है, और वात छिद्र जो है ये सागरीय तरंगों द्वारा निर्मित होती है। डी है समुद्री लहरें स्टेक सही है। समुद्री लहरें द्वारा स्टेक का निर्माण होता है, इसलिए यहाँ पर पूछ रहा है सुमेलित नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा विकल्प सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। सूची 2 को सुमेलित करना है। सूची 1 में डेल्टा के प्रकार दिया है और सूची 2 में उनके नदियाँ दी हुई है। यहाँ पर मिलान कर लेते हैं। चापाकार डेल्टा जो है ये नील नदी डेल्टा है। ज्वार नदमुख डेल्टा मैकेंजी नदी का है।
पंजाकार डेल्टा, मिसिसिपी नदी, और परित्यक्त डेल्टा जो है येलो नदी। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर जो है ए का 4, बी 3 और सी का 2, डी का 1। यहाँ पर सही आंसर जो है विकल्प ए है, ये सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पर भी सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। यहाँ पर एक तरफ कोपेन का जलवायु उप प्रकार दिए हुए हैं और उन्होंने क्या वर्डिंग यूज की थी, एक तरफ वो दिया हुआ है। चलिए इसको मिलान करिए। BWH जो है ये आपका किस जलवायु को प्रदर्शित करता है, उष्णकटिबंधीय रेगिस्तानी जलवायु को। BSH जो है ये उष्णकटिबंधीय स्टेपी जलवायु को प्रदर्शित करता है। BWK जो है ये मध्य अक्षांशीय शीत रेगिस्तानी जलवायु को प्रदर्शित करता है और BSK जो है ये मध्य अक्षांशीय शीत स्टेपी जलवायु को प्रदर्शित करता है। यहाँ पर हम कुछ अन्य चीज़ें देख लेते हैं, अन्य तथ्य देख लेते हैं। जलवायु वर्गीकरण जो था, जलवायु वर्गीकरण का सर्वप्रथम प्रयास जो किया गया था, प्रयास वो यूनानियों द्वारा किया गया था, यूनानियों द्वारा किया गया था। और कोपेन ने जलवायु वर्गीकरण के जो आधार माने थे वो थे तापमान, वर्षा और प्रदेश विशेष की वनस्पति, प्रदेश विशेष की वनस्पतिक विशेषताओं को आधार माना था इन्होंने। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? एक साइड स्थानीय हवा दी हुई है और दूसरी तरफ क्षेत्र दिए हुए उनके। विकल्प ए है जोंडा अर्जेंटीना, सही है। लेवेंटर दक्षिणी स्पेन, ये भी सही है। बिस जो है न्यूजीलैंड में नहीं है, ये गलत है। न्यूजीलैंड की जो स्थानीय पवन है वो उसे नॉर्वेस्टर कहते हैं, नॉर्वेस्टर। और योमा जो है ये जापान, ये भी सही सुमेलित है। जोंडा अर्जेंटीना, लेवेस्टर दक्षिणी स्पेन और योमा जापान, ये तीनों सही है और बिस न्यूजीलैंड गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। मानसून की उत्पत्ति में तिब्बत के उच्च पठार के तापीय प्रभाव को निम्नलिखित में से किसने महत्वपूर्ण माना? विकल्प ए है कोटेश्वरम एवं फ्लोन, विकल्प बी है अनंत कृष्ण, विकल्प सी है TM येन और विकल्प डी है रमन रामनाथम। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प ए कोटेश्वरम फ्लोन। कोटेश्वरम जो थे ये मुख्य रूप से मानसून की उत्पत्ति में तिब्बत के उच्च पठार के तापीय प्रभाव से संबंधित है, जबकि फ्लोन महोदय थे ये ITCZ के कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था, लेकिन इनको यहाँ पे फ्लोन महोदय भी डाल दिया गया क्योंकि ये तापमान से संबंधित है। ITCZ जो है ये भी कहीं ना कहीं मानसून की उत्पत्ति में तापमान से संबंधित है, इसलिए यहाँ पर जो सही आंसर है वो कोटेश्वरम एवं फ्लोन सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से किस प्रकार की वर्षा यूरोप और उत्तरी अमेरिका में ज़्यादातर सर्दियों के दौरान होती है? विकल्प ए है स्थलाकृतिक वर्षा, विकल्प बी है चक्रवाती वर्षा, विकल्प सी है संवहनी वर्षा और विकल्प डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प बी चक्रवाती वर्षा। यूरोप और उत्तरी अमेरिका में ज़्यादातर सर्दियों में जो वर्षा होती है वो टेम्परेट साइक्लोन या शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात के कारण चक्रवाती वर्षा होती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। वायुमंडल के निम्नलिखित परतों में से किसमें न्यूनतम तापमान पाया जाता है? विकल्प ए ट्रोपोपॉज, विकल्प बी है स्ट्रेटोपॉज, विकल्प सी मेसोपॉज, विकल्प डी थर्मोपॉज। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प सी मेसोपॉज। मेसोपॉज में न्यूनतम तापमान पाया जाता है। मध्यमंडल की जो सीमा होती है वो 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई में पाई जाती है और इसमें जो तापमान होता है वो -100 डिग्री सेंटीग्रेड से कभी कभी -133 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। तो यहाँ पर पूछा है न्यूनतम तापमान मेसोपॉज में पाया जाता है और जैसे जैसे मेसोपॉज से हम ऊपर बढ़ते हैं वैसे तापमान में पुनः वृद्धि होने लगती है।
ऊपर बढ़ने पर। मेसोपॉज में तापमान बहुत कम पाया जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में उष्णकटिबंधीय चक्रवात दिए हुए हैं और सूची 2 में देश दिया हुआ है। हमें मिलान करना है आपको। विकल्प ए जापान, जापान में, सॉरी यहाँ पे गलत टाइप है, जापान नहीं, यह है टाइफून्स, टाइफून्स है। टाइफून्स जो है ये चीन में चक्रवात को, उष्णकटिबंधीय चक्रवात को चीन में टाइफून्स के नाम से जाना जाता है। वीरी विली ऑस्ट्रेलिया में वीरी विली के नाम से जानते हैं। बैगियो जो है फिलीपींस में कहा जाता है और टाइफू जो जापान में, ये यहाँ जापान है। एक बार फिर से देख लेते हैं। टाइफून्स चीन में उष्णकटिबंधीय चक्रवात को ही अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे भारत में उसे चक्रवात कहते हैं, इसी प्रकार चीन में टाइफून्स, ऑस्ट्रेलिया में विली विली, फिलीपींस में बेकियो और जापान में टाइफू के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? समुद्री धारा एक तरफ दी हुई है और दूसरी तरफ उनका प्रवाहित क्षेत्र दिया हुआ है। विकल्प ए है कैनरी धारा, कनारी धारा है ये, कनारी धारा, उत्तरी अफ्रीका का पश्चिमी तट। विकल्प बी है बेंगुला धारा, दक्षिण अफ्रीका का पूर्वी तट। विकल्प सी है फॉकलैंड धारा, दक्षिण अमेरिका का पूर्वी तट। विकल्प डी है लैब्राडोर धारा, न्यू फाउंडलैंड का तटीय भाग। यहाँ पर पूछ रहा है सुमेलित नहीं है, तो इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प बी बेंगुला धारा। बेंगुला धारा जो है दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी तट पर प्रवाहित नहीं होती है, बल्कि यह दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट पर प्रवाहित होती है। अन्य जो दिया है वो सही सुमेलित है। करारी धारा जो है उत्तरी अफ्रीका का पश्चिमी तट, फॉकलैंड धारा दक्षिण अमेरिका का पूर्वी तट, लैब्राडोर धारा जो है न्यू फाउंडलैंड का तटीय भाग। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। प्रवाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला है प्रवाल मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय महासागरों और समुद्रों में पाए जाते हैं, जहां औसत वार्षिक तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड और 21 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होता है। दूसरा है 30% और 34% के बीच की समुद्री लवणता वाले प्रवाल क्षेत्र में वृद्धि और विकास के लिए आदर्श है। देखिए यहाँ पर ये प्रतिशत नहीं होता है, लवणता को जो प्रदर्शित करता है वो ये साइन होता है, इसे प्रतिशत नहीं पढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं। विकल्प यहाँ पर केवल विकल्प ए है केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, विकल्प डी है ना तो 1 ना तो 2। यहाँ पर सही आंसर जो है वो विकल्प ए केवल 1। अब देख लेते हैं। प्रवाल मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय महासागरों में पाए जाते हैं, सही है, समुद्र में पाए जाते हैं, जहाँ का औसत तापमान कितना होना चाहिए 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 21 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच का तापमान उनके लिए अनुकूल होता है। दूसरा जो है 30 से 34 के बीच समुद्री लवणता जो होती है उस क्षेत्र में प्रवाल का विकास नहीं होता है। वृद्धि और विकास के लिए आदर्श दशा नहीं है। आदर्श जो है लवणता उनकी होती है वो 27 से लेके 30 के बीच में होनी चाहिए लवणता, समुद्री लवणता। तो यहाँ पर ये अधिक दिया हुआ है। इस प्रकार से सही आंसर विकल्प ए केवल 1 होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति महासागरों के सबसे अधिक क्षेत्र में फैली हुई है? विकल्प ए महाद्वीपीय मग्न तट, विकल्प बी महाद्वीपीय ढाल, विकल्प सी महासागरीय द्रोणी और विकल्प डी है महासागरीय पर्वत श्रेणी। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प सी महासागरीय द्रोणी। ओशन बेसिन जो है वो महासागरों के सबसे अधिक क्षेत्र में फैली हुई स्थलाकृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से कौन एक ठंडी समुद्री जलधारा है? विकल्प ए एंटीज, विकल्प बी अलास्का, विकल्प सी अगुलहास, विकल्प डी ओयासियो। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प डी ओयासियो। ओयासियो जो है ये ठंडी समुद्री जलधारा है। कंफ्यूज होंगे आप कि अलास्का जो है, तो अलास्का ठंडी नहीं है, अलास्का गर्म समुद्री जलधारा है। एंटीज भी गर्म समुद्री है और
जलधारा है और अगुलहास भी गर्म समुद्री जलधारा है। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? एक तरफ महासागरीय निक्षेप दिए हुए हैं और दूसरी तरफ उनका स्रोत दिया हुआ है। विकल्प ए है ऊज जैविक, विकल्प बी लाल मिट्टी जैविक, विकल्प सी है टेक्टाइट्स ब्रह्मांडीय और विकल्प डी है कीचड़ ज्वालामुखी। इस प्रश्न का सही जो आंसर है वो विकल्प बी होगा, लेकिन आयोग ने आंसर जो माना था वो डी माना था, कीचड़ ज्वालामुखी। लेकिन आप देखेंगे सविंद्र सिंह की बुक में, तो यहाँ पे आपको मिलेगा कि जो लाल मिट्टी होती है, रेड क्ले जो होती है, वो अजैविक है, अजैविक या अकार्बनिक के अंतर्गत आते हैं, अकार्बनिक पदार्थ है लाल मृदा। और ऊद जो है ये जैविक सही है, टेक्टाइट्स जो है ब्रह्मांडीय है और ज्वालामुखी जो है ये कीचड़, ज्वालामुखी से कीचड़, क्योंकि जब ज्वालामुखी उद्भेदन होता है उसके कारण जो पदार्थ होते हैं वो सीधे सागरों में जमा कर दिए जाते हैं, इसलिए कहा जा सकता है कि जो कीचड़ का जमाव होता है वो ज्वालामुखी द्वारा हो सकता है। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो बी होना चाहिए, लाल मिट्टी जैविक नहीं है, अजैविक और अकार्बनिक पदार्थ में आती है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसमें एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए है उत्तरी गोलार्ध में महासागर दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक औसत तापमान दर्ज करते हैं। कारण है आर उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में तापमान में भिन्नता दोनों गोलार्धों में भूमि और महासागर के वितरण में असमानता के कारण है। विकल्प ए है आर और ए दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है। विकल्प बी है आर और ए दोनों सत्य है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। विकल्प सी है ए सत्य है लेकिन आर गलत है। विकल्प डी है ए गलत है और आर सत्य है। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प ए, आर और ए दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। यहाँ पर बोल रहा है उत्तरी गोलार्ध में महासागर दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में अपेक्षाकृत औसत तापमान जो होता है वो अधिक दर्ज करते हैं। उसका कारण क्या है? क्योंकि दोनों गोलार्धों में भूमि और महासागर का जो वितरण है उसमें असमानता पाई जाती है, इसलिए कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या करता है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? महासागरीय खाई दी हुई है और सामने महासागर दिए हुए। विकल्प ए टोंगा खाई दक्षिण प्रशांत महासागर, विकल्प बी है प्यूर्टो रिको खाई उत्तरी अटलांटिक, विकल्प सी है सुंडा खाई हिंद महासागर और विकल्प डी है मरियाना खाई दक्षिण प्रशांत। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प डी मारियाना खाई। मारियाना खाई जो है ये दक्षिण प्रशांत में नहीं बल्कि उत्तरी प्रशांत में स्थित है। अन्य जो है टोंगा खाई दक्षिण प्रशांत महासागर सही है, प्यूर्टो रिको खाई उत्तरी अटलांटिक महासागर सही है, सुंडा खाई जो है हिंद महासागर में सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34। जेट स्ट्रीम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला है गर्मी के मौसम में जेट स्ट्रीम की गति सर्दी के मौसम की गति की से 2 गुना हो जाती है। और दूसरा दिया हुआ है गर्मी के मौसम में जेट स्ट्रीम का विस्तार कम हो जाता है। विकल्प ए है केवल 1, विकल्प बी है केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, विकल्प डी ना तो 1 ना तो 2। इस प्रश्न का सही आंसर जो है वो विकल्प ए केवल 1 होगा, नहीं सॉरी विकल्प 2 होगा, बी सॉरी ये गलती से हो गया। यहाँ पर देख लेते हैं गर्मी के मौसम में जेट स्ट्रीम की गति जो है सर्दी के मौसम की गति से 2 गुना नहीं होती है, ये गलत है। बल्कि क्या होता है कि शीतकाल में जेट स्ट्रीम जो होती है शीतकाल में अधिक प्रबल हो जाती है, शीतकाल में अधिक प्रबल हो जाती है और ग्रीष्मकाल की तुलना में 2 गुना हो जाता है इसका, 2 गुना इसका वेग जो होता है बढ़ जाता है 2 गुना। यहाँ पर गलत बता रहा है कि उसकी गति सर्दी की मौसम की गति से 2 गुना होती है गर्मी में, ये गलत है। और दूसरा जो है गर्मी के मौसम में
जेट स्ट्रीम का विस्तार कम हो जाता है। यह सही है। गर्मी के मौसम में जेट स्ट्रीम का विस्तार कम हो जाता है। इस प्रकार से इसका जो राइट आंसर होगा विकल्प बी, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत तार्किक प्रत्यक्षवाद से संबंधित नहीं है? विकल्प ए कार्यकारण का सिद्धांत, विकल्प बी संरचनावाद, विकल्प सी व्यवहारवाद, विकल्प डी प्रकार्यवाद। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प सी व्यवहारवाद। बिहेवियरलिज्म जो है वो प्रत्यक्षवाद से संबंधित नहीं है। अन्य जो है कार्यकारण का सिद्धांत, संरचनावाद और प्रकार्यवाद जो है ये प्रत्यक्षवाद से संबंधित है, जबकि बिहेवियरलिज्म जो है ये प्रत्यक्षवाद से संबंधित नहीं है। आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई हो, और यदि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को फटाफट लाइक और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।